हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 ज्योग्राफी पार्ट बी और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफिक। स्ट्रक्चर मीन्स होता है बनावट, किस टाइप की बनावट है या कैसा लैंडस्केप है इंडिया का, उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। डू यू नो दैट आवर अर्थ ऑल्सो हैज़ हिस्ट्री। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ की भी एक अपना इतिहास है और इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। द अर्थ एंड इट्स लैंडफॉर्म, अर्थ और इसके जो लैंडफॉर्म्स हैं दैट वी सी टुडे हैव इवॉल्व ओवर वेरी लॉन्ग टाइम। जैसा कि आज हम देख रहे हैं काफ़ी लंबा समय लगा है। करंट एस्टिमेशन शोज़ दैट, और अगर हम करंट एस्टिमेशन मीन्स होता है अंदाज़ा, अगर हम करंट एस्टिमेशन से देखें या वो ये शो करता है कि जो हमारी अर्थ है वो अप्रोक्सीमेटली मीन्स लगभग 460 मिलियन ईयर पहले बनी या 460 मिलियन ईयर पुरानी है, हम ये कह सकते हैं हमारी अर्थ। ओवर दीज लॉन्ग ईयर्स, और इन लंबे समय में इट हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस, और इसके अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं। अबाउट प्राइमरी बाय एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, और ये जो चेंजेस आए हैं वो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से आए हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो अर्थ के अंदर काम करती हैं, उनको एंडोजेनिक बोलते हैं। और जो अर्थ के ऊपर से जो काम कर रही होती है फोर्सेस, उनको एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। तो एंडोजेनिक जैसे कि मान लीजिए वॉल्केनिक इरप्शन है या अर्थक्वेक है, ये एंडोजेनिक फोर्सेस हैं। और अगर हम एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करें तो गैदरिंग है, इरोजन एंड डिपोजिशन है, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। दीज फोर्सेज हैव प्लेड सिग्निफिकेंट रोल, और ये जो फोर्सेज हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं इन गिविंग शेप्स टू वेरियस सरफेसेस। अलग अलग सरफेस को शेप देने में अपना इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। एंड सब सरफेस फीचर ऑफ अर्थ, और अर्थ के सब सरफेस फीचर्स भी ये बनाने का काम करती है। इसके अलावा इसमें बोला गया है कि जो ओवर और काफ़ी मिलियंस ईयर्स बाद ये जो ऑस्ट्रेलिया गई कई पार्ट्स के अंदर, एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, और जो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स थी वो तो मूव कर गई साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ, और जो इंडियन प्लेट थी वो मूव कर गई नॉर्थ की तरफ। तो इसमें यही बोला है कि पहले जो इंडियन प्लेट थी वो साउथ की तरफ हुआ करती थी। तो इसमें रहेगा डू यू नो दैट द इंडियन प्लेट वाज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के साउथ की तरफ इंडियन प्लेट्स हुआ करती थी मिलियंस ईयर अगो पहले। लेकिन जब टूटी उसके बाद क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो तो साउथ की तरफ, साउथ की डायरेक्शन की तरफ खिसक गई, और जो इंडियन प्लेट थी वो नॉर्थ की तरफ चली गई। दिस नॉर्थवर्ड मूवमेंट, और ये जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट था इंडियन प्लेट का, स्टिल कंटिन्यू, ये आज भी है। एंड इट हैज़ सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज, और इसका एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट पर पड़ता है ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। तो ये बता रहे हैं कि क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर गई इंडियन प्लेट, और इसका जो आज भी कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स होता है परिणाम, तो इसका जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो पड़ता है हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। दोनों फोर्सेज हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं, ये दोनों अपना अपना काम करती हैं। इट इज़ प्राइमरी थ्रू द इंटरप्ले ऑफ दीज एंडोजेनिक, और सबसे पहले जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेज एंड जो लेटरल मूवमेंट था प्लेट्स का, इसकी वजह से ही आज जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है या जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है ये एक्टिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और आज ये अस्तित्व के अंदर इन्हीं दोनों फोर्सेस की वजह से आई है और लेटरल मूवमेंट की वजह से आई है प्लेट्स के। बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और ये बेस्ड है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर, बेस्ड ऑन वेरिएशन इन इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड इसका जो एग्जिस्टेंस है अर्थ सब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो एग्जिस्टेंस है ये बेस्ड है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन पर। और
अगर हम ये कहें कि इकोलॉजिकल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन के बेस पर इंडिया में कई वेरिएशंस पाए जाते हैं, और इसलिए इंडिया को डिवाइड किया गया है 3 जियोलॉजिकल डिवीज़न के अंदर। और ये जो जियोलॉजिकल डिवीज़न है, जो जियोलॉजिकल रीजन्स हैं फिजिकल फीचर्स के, वो हैं आपके द पेनिनसुलर ब्लॉक, द हिमालयन एंड द अदर ब्लॉक, द हिमालयन एंड द अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स एंड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ये इनको डिवाइड किया गया है इन 3 फॉर्म्स के अंदर या 3 पार्ट्स के अंदर। ये 3 फिजिकल फीचर्स हैं जिसको कि डिवाइड किया गया है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन के बेस पर। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं पेनिनसुलर ब्लॉक। ये पेनिनसुलर ब्लॉक क्या चीज़ है? द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक मे बी टेकन एज an irregular line running from the Kutch along the western flank of Aravalli Ranges near Delhi and then roughly parallel to Yamuna and Ganga as far as the Rajmahal Hills and Ganga Delta। इसमें बताया गया है कि जो नॉर्दर्न बाउंड्री है पेनिनसुलर ब्लॉक की, ये इरेगुलर है, यानी एक जैसी नहीं है, इरेगुलर लाइन है, कहीं टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे, और ये जा रही है कच्छ से, कच्छ जो कि गुजरात के अंदर आता है, फ्रॉम कच्छ अलॉन्ग विद वेस्टर्न फ्लैंक, और वेस्टर्न फ्लैंक के साथ साथ अरावली रेंजेस जो हैं, जो दिल्ली के पास आते हैं, वहाँ तक ये जाती है। देन उसके बाद ये रफली यमुना और गंगा नदी, जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, वहाँ से होती हुई राजमहल हिल एंड द गंगा डेल्टा तक जाती है। तो ये पेनिनसुलर ब्लॉक बताया कि कहाँ से कहाँ तक ये एक्सटेंड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कर्बी एंग्लोंग एंड मेघालय प्लेट्यू, कर्बी एंग्लोन और मेघालय प्लेट्यू, इनके अलावा कर्बी एंग्लोंग और मेघालय जो प्लेट्यू है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, एंड राजस्थान इन द वेस्ट, और जो राजस्थान है वेस्ट की तरफ, ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ दिस ब्लॉक, और ये भी एक्सटेंशन है इस ब्लॉक का। तो ये पूरा ब्लॉक बताएं जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है। तो ये इसमें पूरा आपका हो गया है। इसमें आपका दिल्ली भी, कर्बी एंग्लोंग, मेघालय प्लेट्यू, द नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान भी इसमें इंक्लूड हो गया है इस ब्लॉक के अंदर। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स है ये सेपरेटेड बाय द मालदा फॉल्ट, मालदा फॉल्ट से वेस्ट बंगाल में, इन वेस्ट बंगाल में फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो जो मालदा फॉल्ट है ये सेपरेट करता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को छोटा नागपुर से। इन राजस्थान के अंदर द डेजर्ट एंड द अदर डेजर्ट लाइक फीचर्स, डेजर्ट या डेजर्ट्स के जैसे दिखने वाले जो फीचर्स हैं ओवरले दिस ब्लॉक, वो भी इस ब्लॉक के अंदर शामिल होते हैं। पेनिनसुला इज फॉर्म्ड एसेंशियली बाय द ग्रेट कॉम्प्लेक्स, और जो पेनिनसुला है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बना हुआ है, फ्रॉम वेरी एंशियंट जेनेसिस एंड ग्रेनाइट्स, काफ़ी पुराना इसका रॉक है, और ग्रेनाइट जो भी है काफ़ी पुराना है। जब कहते हैं अर्थ बनी थी उस टाइम ये ब्लॉक बना था, विच कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ इट, जो कि इसका एक बड़ा हिस्सा है, बड़े हिस्से से मिलकर बना है, विच कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ इट, जो कि इसका एक बड़ा हिस्सा है। सिंस द कैरिबियन पीरियड्स के से ही जो पेनिनसुलर हैज़ बीन स्टैंडिंग अ रिजिड ब्लॉक, और जो पेनिनसुला है ये एक रिजिड ब्लॉक के जैसे खड़ा हुआ, रिजिड मीन्स होता है कठोर, तो एक कठोर ब्लॉक के जैसे खड़ा हुआ है, विद द एक्सेप्शन ऑफ सम ऑफ इट्स वेस्टर्न कोस्ट, कुछ जो इसका वेस्टर्न कोस्ट है इसको हटा करके, विच इज़ सबमर्ज्ड बीनीथ द सी, और जो इसका वेस्टर्न कोस्ट है वो कुछ समुद्र के अंदर सबमर्ज हो चुका है, मिल चुका है, एंड सम अदर पार्ट, और उसके जो कुछ अदर हिस्से हैं पार्ट्स चेंज ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, और ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से इनमें बदलाव आया है। विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल बेसमेंट, बिना ओरिजिनल बेसमेंट को प्रभावित किए हुए, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो चेंज आए हैं इसके अंदर, इसमें बताया जो वेस्टर्न कोस्ट है जो कि अब सबमर्ज हो चुका है समुद्र के अंदर, बीनीथ द सी,
और बहुत सारे जो चेंजेस आए हैं वो सब टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से आए हैं, जिससे कि जो ओरिजिनल बेसमेंट है उसको वो अफेक्टेड हुआ है। एज अ पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के रूप में इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेराइज वर्टिकल मूवमेंट। इसके अंदर बहुत सारे वर्टिकल मूवमेंट्स होते हैं एंड द ब्लॉक्स और फॉल्ट ब्लॉक। रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड तापी एंड महानदी एंड सतपुरा ब्लॉक माउंटेन आर एग्जाम्पल ऑफ इट। और इसमें इन्हें बता रखा है कि भाई ये जो मूवमेंट हुए हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर, वेरियस वर्टिकल मूवमेंट्स हुए हैं या ब्लॉक फॉल्टिंग हुई है, और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है रिफ्ट वैली जो नर्मदा की जो रिफ्ट वैली है, या तापी और महानदी सतपुड़ा जो ब्लॉक माउंटेन है, वो इसके एक अच्छे एग्जाम्पल हैं। द पेनिनसुला मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रेलेक्ट, और जो पेनिनसुला है वो बना हुआ है रेसिडुअल माउंटेन, या इसको हम कह सकते हैं कि जो रिलेटेड है, जो पेनिनसुला है मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रिलेक्ट एंड रेसिडुअल माउंटेन लाइक अरावली, जैसे कि अरावली है, या नालामाला हिल्स हैं, या जावेदी हिल्स एंड कोंडा हिल्स, पलकोंडा रेंजेस एंड महेंद्रगिरी हिल्स एटसेट्रा। ये सारे जो हिल्स हैं वो पेनिनसुला से रिलेटेड है, पेनिनसुला ब्लॉक से। द रिवर वैली हेयर आर शैलो, और यहाँ पर जो नदी घाटी है वो काफ़ी शैलो है, मीन्स कम गहरी मानी जाती है, एंड लो ग्रेडियंट्स, और उसके अंदर जो ग्रेडियंट्स है वो भी कम पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और इसमें जो ज़्यादातर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं फ्रॉम डेल्टा बिफोर एंटरिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, ज़्यादातर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो डेल्टा बनाती हैं जब वो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली होती है, उससे पहले ये डेल्टा बना लेती हैं। तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ज़्यादातर ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं वो डेल्टा बनाती हैं बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले। द डेल्टा फॉर्म बाय महानदी, और जो डेल्टा महानदी के थ्रू बनाया जाता है, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं पेनिनसुलर ब्लॉक के। तो ये तो था आपका पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में कि पेनिनसुलर ब्लॉक क्या है। नेक्स्ट आता है आपका द हिमालयन एंड द अदर, हिमालयन और अदर पेनिनसुलर माउंटेन। हिमालय के अंदर जो पेनिनसुलर माउंटेन, द हिमालय अलॉन्ग विद द अदर पेनिनसुलर माउंटेन आर यंग। अगर हम देखें कि जो हिमालय है और जो दूसरे जो माउंटेन्स हैं हिमालय के साथ साथ जो दूसरे माउंटेन्स हैं उनको यंग वीक और फ्लेक्सिबल माना जाता है इन देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उनके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। अनलाइक द रिजिड, जैसे कि कठोर हैं या स्टेबल हैं, एंड पेनिनसुलर ब्लॉक्स। तो इसमें ये बताया कि जो हिमालय है या जो पेनिनसुलर और जो दूसरे पेनिनसुलर माउंटेन्स हैं वो या तो यंग हैं, वीक हैं, फ्लेक्सिबल हैं। इनका जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया, और जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो एक जैसा नहीं है, कहीं पर ये कठोर है, कहीं स्टेबल है, पेनिनसुलर ब्लॉक है। कॉन्सिक्वेंटली दे आर स्टिल सब्जेक्टेड टू इंटरप्ले ऑफ एक्सोजेनिक, और ये जो भी आज देखने के लिए मिल रहे हैं जिस टाइप के माउंटेन्स, तो उनका मेन कारण है कि वो एक्सोजेनिक फोर्सेस के थ्रू बने हैं, यानी ऊपर से जो इरोजन और डिपोजिशन होता है उसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो आज हम देख सकते हैं। एंड एंडोजेनिक फोर्सेस रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ फोल्ड एंड थ्रस्ट प्लेन, और जो एंडोजेनिक है यानी जो अर्थ के अंदर जो फोर्सेस काम करती हैं उसके परिणाम स्वरूप, उसके रिजल्ट के स्वरूप डेवलपमेंट होता है फॉल्ट, फोल्ड एंड थ्रस्ट प्लेन का। दीज माउंटेन्स आर टेक्टोनिक इन ऑरिजिन, और ये जो माउंटेन्स हैं वो टेक्टोनिक है ऑरिजिन के अंदर। डिसेक्ट्स बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, और इसमें से बहुत तेज़ी से बहने वाली जो नदियां हैं वो निकलती हैं, विच आर इन देयर यूथफुल स्टेज, और वो अपने यूथफुल स्टेज के अंदर होते हैं उस टाइम, क्योंकि ऑरिजिन ही हो रहे होते हैं वो। वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक जॉर्जेस, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाते हैं जैसे कि जॉर्जेस हैं, वी शेप वैली हैं, रैपिड वाटरफॉल्स एट्सेट्रा, इंडिकेटिव इन ऑफ दिस स्टेज, और ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो इस स्टेज के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। तो ये जॉर्जेस बता रखे हैं
ये दो माउंटेन के बीच में नदी बह रही है, उसको जॉर्ज कहा गया। देन फिर आता है आपका इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, इंडो मीन्स होता है इंडस, गंगा, ये तीनों नदियां हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये जो मैदान बनाती हैं उनको नाम दिया गया है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। द थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन, और जो तीसरा जियोलॉजिकल डिवीजन है वो है ऑफ इंडिया कंप्राइज अ प्लेन, जिससे कि प्लेन बनते हैं और ये जो मैदान होते हैं वो नदियां बनाती हैं, और वो नदी हैं इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इस जियोसैनिक्लिनल डिप्रेशन विच अटेंड द मैक्सिमम डेवलपमेंट, और ये जो भी ओरिजिनली अगर हम देखें तो हमारे अर्थ के अंदर कुछ जो डिप्रेशंस होते हैं और इनसे मैक्सिमम जो डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग द थर्ड फेज के दौरान ऑफ हिमालय माउंटेन फॉर्मेशन। जब हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय थर्ड फेज में अप्रोक्सीमेटली अबाउट 64 मिलियन ईयर एगो, लगभग ये 64 मिलियन एगो पहले की बात है। सिंस दैन, तब से इट हैज़ बीन ग्रेजुअली फिल्ड बाय द सेडिमेंट्स। तो ये लगातार ये जो सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट्स के थ्रू ये जो गड्ढे हैं या जो भी घाटी वगैरह है इनको फिल किया जा रहा है बाय सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय हिमालयंस, जो कि हिमालय पेनिनसुलर रिवर्स अपने साथ लेके आते हैं। और जो एवरेज डेप्थ है एलिवल डिपॉजिट्स की इन दीज प्लेन, और इन प्लेन्स के अंदर वो 1000 से 2000 मीटर है। तो यानी कि जो मैदान है उनको बनने में 64 मिलियन ईयर्स का समय लगा था। और ये जो नदियाँ जो भी निकल के आ रही हैं, चाहे वो ब्रह्मपुत्र, इंडस हो या गंगा हो, इनकी वजह से ये मैदान बन रहे हैं। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द अबव डिस्कशन, और ऊपर जो हमने पढ़ा उससे ये सबूत मिलता है कि देयर इज सिग्निफिकेंट वेरिएशन, बहुत सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं अलग अलग रीजन्स में इंडिया के, इन टर्म ऑफ देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के रूप में, एंड विच हैज़ फार रीचेज इम्पैक्ट, और जिसका कि दूरदर्शी असर होता है अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स, जो भी उनसे जुड़े हुए एस्पेक्ट्स हैं उन पर। वेरिएशन इन फिजियोग्राफिक एंड रिलीफ आर इम्पॉर्टेंट, और जो वेरिएशन है फिजियोग्राफी एंड रिलीफ के अंदर वो इम्पॉर्टेंट है। इनमें से अमंग दीज द रिलीफ एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया हैज़ बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस, और जो भी रिलीफ या फिजियोग्राफी है इंडिया के उस हैज़ बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द जियोलॉजिकल, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस का, एक्टिव इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि एक्टिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो ये तो था आपका कि किस टाइप से इनको बांटा गया है थ्री पार्ट्स में, या हम कह सकते हैं जोग्राफिक जियोलॉजिकल रीजन के अकॉर्डिंग इनके 3 फीचर्स बताए थे मेन, पेनिनसुलर ब्लॉक, द हिमालयन एंड द अदर पेनिनसुलर, इंडो गैंगटिक या इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो कैसे कैसे ये बने हैं इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजियोग्राफी। तो फिजियोग्राफी है किस टाइप से इसको डिवाइड किया है इंडिया के पार्ट्स को, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जो आपने पढ़ा है तो आपको रिवाइज करना है, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।